नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अतरौलिया थाना क्षेत्र के लोहरा गांव निवासी जयश्री पुत्र मलई हर रोज की भांति खाना खाने के बाद अपनी मंडई में सो गए। वही सुनसान रात का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों द्वारा घर के पीछे से 2 कमरों में नकब काटकर नकदी समेत गहने अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। पीड़ित जयश्री ने बताया कि 9 बजे के लगभग रात को हम खाना खाकर सोने चले गए थे। उसी दौरान अज्ञात चोरों द्वारा घर के पीछे से 2 कमरों में नकब काटकर गहने समेत पैसे चुरा लिए गए हैं, जिसमें एक सोने का मांग टीका, कान का फूला, सोने की लॉकेट, चांदी की 2 पायल तथा घर में रखे हुए लगभग 65,000 नगद समेत कुल मिलाकर लगभग लाखों रुपए का सामान अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। इस संदर्भ में अतरौलिया थाने को सूचना दी गई। मौके पर क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर सिद्धार्थ तोमर, थाना प्रभारी रुद्रभान पांडे मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गए। समाचार लिखे जाने तक थाने पर कोई तहरीर नहीं दी गई थी। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित जयश्री ने क्या कुछ कहा। का नाम है तुम्हारा? जयश्री। कहाँ के निवासी हो? लोहरा के। का घटना घटी बताओ पूरा। घटना घटल साहब 9 बजे खा के सो गई और एक बाद रात में जो चोरी हो गई और सब सामान हमारा गया और इसके बाद हमें कुछ मालूम नहीं। का सामान गया तुम्हारा? हमारा सामान गया है मांग टीका, एक लॉकेट और कनफूल और 2 जोड़ी पायल और 50,000 रुपया। 50,000 कैश और 50,000 एक, 15,000 एक। तो कैसे आपको जानकारी हुई कि आपके यहाँ चोरी हुई है? अब कहाँ से हम जानकारी, अब सुबह उठली तब देखा था कि चोरी हो गई है। हाँ। क्या बजे सो के उठला? 5:30 बजे। सूचना दिला वो पुलिस के? हाँ, पुलिस आई लाल से कुल लिख पढ़ के लेके गई है। नगर पंचायत अतरौलिया के थाना रोड स्थित 400 केवीए का ट्रांसफार्मर बीती रात को कुछ दिक्कत आ जाने की वजह से ट्रांसफार्मर की सप्लाई बाधित कर दी गई, जिसमें कई घरों में पूरी रात अंधेरा छाया रहा। सुबह होते ही विद्युत कर्मचारियों ने जब ट्रांसफार्मर बनाने के लिए पहुंचे तो ट्रांसफार्मर खोलकर देखा तो ट्रांसफार्मर जल चुका था, जिसकी सूचना पर अवर अभियंता अवधेश पाल ने ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत आजमगढ़ डिपो में कर दी। विद्युत कर्मियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। 24 से 48 घंटे के अंदर विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इस ट्रांसफार्मर की बिजली व्यवस्था बाधित रहेगी, बाकी नगर पंचायत समेत क्षेत्र की अन्य विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहेगी। आइए सुनाते हैं कि लाइनमैन गिरिजा यादव ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भैया? गिरिजा यादव, लाइनमैन। ये ट्रांसफार्मर कैसे कल से डिस्टर्ब है लाइट, इसके बारे में बताइए। शाम को केबल बीच में जली है समूह माई रोड पे, उसी के कारण से ये जो है ये मतलब एसटी तार जो है अंदर का सप्लाई 11,000 का वो अंदर से कट गया। ऊपर से कटा होता तो हम लोग जोड़ के चला देते। इस ट्रांसफार्मर को हम लोग खोला हूँ, इसके बाद ऊपर से नहीं कटा है। ये कब तक मतलब ट्रांसफार्मर आ जाएगा, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए कंप्लेन चल गया है वहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट 19/12 पे कंप्लेन हुआ है और इसके बाद जो है परमिशन जो हमारे जेई को भी मिल गया है और ये ट्रांसफार्मर जो है 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर में आके लगेगा। आने की उम्मीद कब तक है? ये कल तक का है। कल तक, ठीक भाई। शासन के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सांस्कृतिक महाविद्यालयों व विद्यालयों का आज निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने व गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शासन द्वारा नई कार्य योजना लागू कर दी गई है। इसी क्रम में सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक टीम बनाकर विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों की स्थिति, छात्रों व टीचरों की उपस्थिति, उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष कार्य योजना टीम के माध्यम से तैयार किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्य योजना में जो भी लापरवाही बरतेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी द्वारा जब से जनपद कार्यभार संभाला गया है तब से विद्यालयों में शिक्षा व गुणवत्ता कायम करने के लिए लगातार दौरे किए जा रहे हैं। मीडिया से हुई बातचीत में जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, आज निरीक्षण किया गया, क्या कमियां रही इसमें? आज से संस्कृत विद्यालयों का निरीक्षण का अभियान चलाया गया, जिसमें टीम गठित करके जनपद के सारे संस्कृत महाविद्यालयों और संस्कृत के माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में संस्कृत शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। जानते हैं माननीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्देशित गुणात्मक शिक्षा जो 4.0 कार्यक्रम है, 17 गोल्स में से चौथा गोल है गुणात्मक शिक्षा। उसमें संस्कृत शिक्षा जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
संस्कृत के विद्यालयों में भारतीय संस्कृति और परंपरा के उच्च स्तरीय आदर्शों को की धारा बनाए रखने के लिए और इन विद्यालयों में गुणात्मकता के सृजन के लिए, संवर्धन के लिए सतत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और इसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन विद्यालयों में गुणात्मक सुधार हेतु सकारात्मक प्रयास किए जाएं। इस सकारात्मक प्रयास के तहत इस नई कार्य योजना लागू कर दी गई है विद्यालयों में। उसके लिए पहले से ही आवश्यक बैठक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में की गई थी, जिसमें संस्कृत शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। उसी के क्रम में अगली कड़ी में विद्यालयों का निरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है और टीम बना करके निरीक्षण किया जा रहा है। विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, विद्यालय में पठन पाठन की सुव्यवस्थापन का स्तर क्या है, विद्यालयों में पद सृजन का स्तर क्या है, उनमें कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति का स्तर क्या है और विद्यालय में अन्य जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं वो कैसे हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, अति महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वो कैसे इन विद्यालयों में लागू हों सही ढंग से, इसको दृष्टिगत रखते हुए निरीक्षण का अभियान शुरू किया गया है और ये सतत जारी रहेगा। जिन विद्यालयों में मानक के अनुसार उपलब्धियां नहीं पाई जाएंगी, ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्कृत महाविद्यालयों व विद्यालयों का आज निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने व गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शासन द्वारा नई कार्य योजना लागू कर दी गई है। इसी क्रम में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक टीम बनाकर विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि शासन की यह महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों की स्थिति, छात्रों व टीचरों की उपस्थिति, उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष कार्य योजना टीम के माध्यम से तैयार किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि इसी कार्य योजना में जो भी लापरवाही बरतेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी द्वारा जब से जनपद का कार्यभार संभाला गया है तभी से विद्यालयों में शिक्षा व गुणवत्ता कायम करने के लिए लगातार दौरे किए जा रहे हैं। आइए सुनाते हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। सर, निरीक्षण किया गया, क्या कमियां रही इसमें? आज से संस्कृत विद्यालयों का निरीक्षण का अभियान चलाया गया, जिसमें टीम गठित करके जनपद के सारे संस्कृत महाविद्यालयों और संस्कृत के माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में संस्कृत शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। जानते हैं माननीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्देशित गुणात्मक शिक्षा जो 4.0 कार्यक्रम है, 17 गोल्स में से चौथा गोल है गुणात्मक शिक्षा। उसमें संस्कृत शिक्षा जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृत के विद्यालयों में भारतीय संस्कृति और परंपरा के उच्च स्तरीय आदर्शों को की धारा बनाए रखने के लिए और इन विद्यालयों में गुणात्मकता के सृजन के लिए, संवर्धन के लिए सतत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और इसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन विद्यालयों में गुणात्मक सुधार हेतु सकारात्मक प्रयास किए जाएं। इस सकारात्मक प्रयास के तहत इस नई कार्य योजना लागू कर दी गई है विद्यालयों में। उसके लिए पहले से ही आवश्यक बैठक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में की गई थी, जिसमें संस्कृत शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। उसी के क्रम में अगली कड़ी में विद्यालयों का निरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है और टीम बना करके निरीक्षण किया जा रहा है। विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, विद्यालय में पठन पाठन की सुव्यवस्थापन का स्तर क्या है, विद्यालयों में पद सृजन का स्तर क्या है, उनमें कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति का स्तर क्या है और विद्यालय में अन्य जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं वो कैसे हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, अति महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वो कैसे इन विद्यालयों में लागू हों सही ढंग से, इसको दृष्टिगत रखते हुए निरीक्षण का अभियान शुरू किया गया है और ये सतत जारी रहेगा। जिन विद्यालयों में मानक के अनुसार उपलब्धियां नहीं पाई जाएंगी, ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और एक खबर आजमगढ़ की बिलरियागंज से है, जहां बिंदुअल में किशोरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और उस हत्या में सम्मिलित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सूचना प्राप्त हुई थी कि बिंदुअल में पोखरी में एक लड़की का शव तैरता हुआ मिला है, जिस पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है और प्रार्थना पत्र
के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज मुकदमा से उपरोक्त संबंधित वांछित अभियुक्त मुअज्जम पुत्र इसरार अहमद उर्फ झूरी शकील बिंदुवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। अभियुक्त में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। मामले में क्या कुछ का सिद्धार्थ एसपी ग्रामीण ने सुनिए। मिला था विगत दिनों, क्या मामला है सर उसमें पूरा? दिनांक 19/8/22 को थाना बिलरियागंज के ग्राम बिंदुवल में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि झूरी की पोखरी में एक युवती का शव है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को निकाला गया तो उसकी शिनाख्त गांव की ही एक युवती के रूप में हुई। परिजनों की दी गई तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मुकदमा अपराध संख्या 187/22 धारा 302, 201 IPC पंजीकृत किया गया और उसकी विवेचना थानाध्यक्ष बिलरियागंज द्वारा प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान परिजनों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के आधार पर मुअज्जम पुत्र स्वर्गीय इसरार अहमद उर्फ झूरी का नाम प्रकाश में आया। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ अभियुक्त की गिरफ्तारी का थाना निजामाबाद के ग्राम फरिया से की गई और अभियुक्त से पूछताछ के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि युवती अभियुक्त की मोबाइल की दुकान पर आया करती थी तो अभियुक्त उससे अनुचित अपेक्षा करता था। दिनांक 19/8 को घर ले जाने के बहाने अभियुक्त उसको अपने साथ ले गया तथा पोखरी के बगल में स्थित कोठरी में ले गया, जहां उससे अनुचित अपेक्षा की गई, जिसमें उसके द्वारा शोर मचाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान अभियुक्त द्वारा उसका गला दबा दिया गया और तथा साक्ष्य छिपाने के लिए बगल की पोखरी में उसकी बॉडी को डाल दिया गया। इसके साथ कुछ और लोग भी थे या सिर्फ यही घटना में शामिल? अभी विवेचना प्रचलित है, समस्त बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। अगर किसी और की भी संलिप्तता पाई जाती है उसके खिलाफ भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर इनकी शादी की? किसकी शादी की? युवती अविवाहित थी और अभियुक्त भी अविवाहित। तो पोखरी का जो मालिक था वो फरार चल रहा था, उस पर पोखरी इन्हीं के पिता की है। मुअज्जम के पिता का नाम झूरी है, झूरी स्वर्गीय है, मुअज्जम की ही पोखरी है। आजमगढ़ में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ जेल में जाकर सपा विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात पर सख्त ऐतराज जताया है। पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट तलहारा सादी ने प्रेस को जारी वीडियो में बयान में सवाल किया है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व आजमगढ़ के पूर्व सांसद अखिलेश यादव जेल में बंद हत्या के आरोपी और शराब माफियाओं के संरक्षक माफिया विधायक से मिलने तो पहुंच जाते हैं, पर किसी मुस्लिम विधायक सपा के मुस्लिम कार्यकर्ताओं से मिलने जेल नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने पूछा कि अखिलेश जी 2.5 साल तक जेल में बंद प्रदेश के बड़े नेता आजम खान से नहीं मिल पाते हैं, न ही बरेली के अपने मुस्लिम विधायक सलीस इस्लाम जिनकी संपत्ति पे भाजपा सरकार ने बुलडोजर से चला दिया, उनसे मिलने ना जा पाते हैं, और ना ही अपने आजमगढ़ के संसदीय कार्यालय में बिलरियागंज में सीएए आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में घायल मुस्लिम महिलाओं, जेल में बंद मुस्लिम नौजवान बुजुर्गों से मिलने पहुंच पाते हैं। तमाम बातें का सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आजमगढ़ के पूर्व सांसद श्री अखिलेश यादव जी आज आजमगढ़ आए हुए हैं। वो जेल में बंद हत्या के आरोपी और तथाकथित तौर पर जिले में शराब माफिया के संरक्षक एक विधायक से मुलाकात करने आए। ये उनका फैसला है, ये उनकी समाजवादी विचारधारा हो सकती है, पर उत्तर प्रदेश की आवाम, आजमगढ़ की आवाम और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनसे ये पूछना चाहता है कि जब उनके वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद विधायक श्री आजम खान जेल में बंद थे तो 2.5 साल में उनसे मिलने नहीं जा सके। वो इस मौजूदा सत्र में उनके विधायक शजील इस्लाम, जिनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जिनकी संपत्ति पर, उनसे मिलने नहीं जा सके। वो आजमगढ़ के सांसद रहते हुए यहाँ बिलरियागंज में यहाँ की महिलाओं पर पुलिस ने, भाजपा सरकार की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मुकदमे किए, कई सारे नौजवान से बूढ़े जेल में गए, वो उनसे मिलने जेल नहीं जा सके। उत्तर प्रदेश की आवाम और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का मुसलमान इसे देख रहा है और वो इसे भी याद रखेगा। आपने बाई इलेक्शन में देखा और फिर आने वाले 2024 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को ज़रूर याद रखेगा। आजमगढ़ में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आजमगढ़ पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी की सरकार को जमकर कोसा। कहा कि विपक्षी नेताओं को जुबान बंद करने के लिए सरकार झूठे मुकदमे उन्हें फंसा रही है, खासकर सपा नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में सपा विधायक रमाकांत यादव का मामला हो, चाहे रामपुर में आजम खान का, सरकार इन सबको झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में रखना चाहती है। सरकार को बेरोजगारी और महंगाई की चिंता नहीं है। सरकार 2024 की चुनावी तैयारी की बिसात अभी से बिछाने में जुट गई है। आपको बता दें कि बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव इन दिनों जहरीली शराब कांड सहित कई मामलों में निरुद्ध है और
मंडलीय कारागार में बंद है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि रमाकांत यादव 20 साल पुराने जिस मुकदमे में आरोपी है उस मुकदमे में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन सरकार उन्हें फर्जी मुकदमे में आरोपी बनाकर जेल में रखी है। भाजपा सरकार की साजिश केंद्र से लेकर प्रदेश तक चल रही है। सीबीआई, ईडी और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बिहार में जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन सरकार को बधाई दी और कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में परिवर्तन होगा और भाजपा का बुरा हश्र होने वाला है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने साफ इनकार किया कि उन्होंने कहा कि पुराने गठबंधन के साथियों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के दूसरे हिस्से से लोगों का आना जाना आसान हो जाता है। केशव मौर्य के सर बयान आया कि सरकार संगठन से बड़ा होता है, कुछ कहेंगे? ये सरकार जाने वाली है। आप देखिएगा जब लोकसभा का चुनाव आएगा, जनता देख रही है महंगाई। दूध दही पर जीएसटी लगा दिया। कभी इन्होंने जवाब दिया कि दूध दही पर जीएसटी क्यों लग गया? क्यों अमूल को आप मुनाफा दे रहे हैं आप? और अमूल चाहता है कि 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए। आप जीएसटी लगा रहे हो दूध दही पर, घी पर। क्या जवाब है इनके पास? अभी आपका सावन था, अब सावन में बताओ अगर शिव भक्तों को जाना पड़ा होगा तो दूध जो चढ़ाया होगा वो जीएसटी नहीं था क्या? जो लोग इस तरह जीएसटी ले रहे हो, और अभी वृंदावन में जो जान चली गई, जितना वृंदावन में विकास हुआ है उसमें लूट हुई है बड़े पैमाने पर। आप वहाँ जा रहे हैं त्योहार मनाने, पूरा पुलिस फोर्स आपका इंतजार कर रही है, और जब आप चले आए तो श्रद्धालुओं को ऐसे ही छोड़ दिया, कोई व्यवस्था नहीं की। तो सर आप कह रहे हैं कि 24 सरकार बनाने की, लेकिन विपक्ष में कोई चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है जो मोदी को टक्कर दे सके। आप देख क्यों नहीं पा रहे हो? अच्छा, आप टक्कर देने की बात कर रहे हो? आप ये बताओ, जिनसे टक्कर लेनी उन्होंने कोई एक ऐसी सड़क बनाई हो जिसपे खुद हवाई जहाज से उतर गए हो, तो आप बताओ, इसका जवाब है आपके पास? हमारे पत्रकार साथी अब गूंगे हो गए। मैं पत्रकार साथी से पूछना चाहता हूं, जो जवाब मांग रहा है हम लोगों से, वो बताएं कि उन्होंने कोई अपनी ऐसी सड़क डिजाइन की हो बीजेपी ने खुद? बुंदेलखंड डिजाइन की, हवाई जहाज तो नहीं उतर पाया ना उसमें। ये डिजाइन थी समाजवादियों की, इसलिए हरकुलस उतर गया, इसलिए प्रधानमंत्री उतर गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी ने ऐसी कोई डिजाइन की सड़क खुद जिसमें खुद का हवाई जहाज उतर गया हो? सर ईडी भी, और आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट बनके तैयार है। अब इसको हम खुशकिस्मती समझें या अपना दुर्भाग्य समझें, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, इसीलिए नहीं चालू हो रहा है एयरपोर्ट। उन्हें डर ये है कि जैसे ही एयरपोर्ट चालू होगा समाजवादी लोग आ जाएंगे, इसमें उतरने लगेंगे, इसीलिए चालू नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कार्रवाई हुई सर ईडी की, क्या कहेंगे? उन पे भी शराब की कर दी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार किसी को भी झूठा फंसा सकती है। आपको डर नहीं लगता? अब क्या डर लगेगा? चाचा शिवपाल जी ने बयान दिया था सर, चाचा शिवपाल जी ने बयान दिया था कल का, क्या उसके? मैं ये नहीं पढ़ता ये चीज। अच्छा सर, ये 24 की तैयारी ये है, बीजेपी की तैयारी ये है कि विपक्ष को जेल भेज दो, झूठा फंसा दो, झूठा प्रोपेगेंडा कर दो। लेकिन एक उम्मीद जागी है बिहार से। बिहार में सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीजेपी का। ये घबराई हुई है बीजेपी। अगर हवा बिहार में ऐसी चलेगी तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी लोग। विधायक रमाकांत यादव पूर्व सांसद उनसे मिलने बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज़्यादा हो चुका है। इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पे उन्हें जेल भेजा गया और लगातार उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पे लगाए जा रहे हैं। और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे हैं ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है उसका जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए और विपक्ष को उनके नेता आवाज न उठाएं, चिन्हित कर करके झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। चाहे यहाँ पर
आपके आजमगढ़ में हो या रामपुर में, आजम खान साहब उन पे भी झूठे मुकदमे लगे, रमाकांत यादव झूठे मुकदमे लगे। केवल 2 नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके सरकार ने जेल भेजा है। याद कीजिए, चुनाव से पहले एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा था और इत्र व्यापारी को ये कहा गया कि इसने समाजवादी इत्र बनाया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ये समर्थक है। लेकिन आज भी अगर छानबीन करोगे, आप सच्चाई तक पहुंचोगे, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था। जो पैसा उस समय 200 करोड़ के ऊपर पकड़ा गया, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। लेकिन प्रोपोगेंडा, प्रचार झूठा, उसके माध्यम से इन्होंने ये प्रचार किया। किसी पे भी मुकदमे लग सकते हैं, आप बताइए। अच्छा, अगले एक छोटे और 1-2 सवाल है। विपक्ष में कोई चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है जो मोदी को टक्कर दे सके। आप देख क्यों नहीं पा रहे हो कि अच्छा आप टक्कर देने की बात कर रहे हो? आप ये बताओ, जिनसे टक्कर लेनी उन्होंने कोई एक ऐसी सड़क बनाई हो जिसपे खुद हवाई जहाज से उतर गए हो, तो आप बताओ, इसका जवाब है आपके पास? अखिलेश भैया, हमारे पत्रकार साथी अब गूंगे हो गए। मैं पत्रकार साथी से पूछना चाहता हूं, जो जवाब मांग रहा है हम लोगों से, वो बताएं कि उन्होंने कोई अपनी ऐसी सड़क डिजाइन की हो बीजेपी ने खुद? बुंदेलखंड डिजाइन की, हवाई जहाज तो नहीं उतर पाया ना उसमें। ये डिजाइन थी समाजवादियों की, इसलिए हरकुलस उतर गया, इसलिए प्रधानमंत्री उतर गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी ने ऐसी कोई डिजाइन की सड़क खुद, जिसमें खुद का हवाई जहाज उतर गया हो? और आपको पूछना चाहिए कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट बनके तैयार है। अब इसको हम खुशकिस्मती समझें या अपना दुर्भाग्य समझें, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, इसीलिए नहीं चालू हो रहा है एयरपोर्ट। उन्हें डर ये है कि जैसे ही एयरपोर्ट चालू होगा, समाजवादी लोग आ जाएंगे, इसमें उतरने लगेंगे, इसीलिए चालू नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कार्रवाई हुई सर ईडी की, क्या कहेंगे? उन पे भी शराब की गर्दी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार किसी को भी झूठा फंसा सकती है। आपको डर नहीं लगता? अब क्या डर लगेगा? चाचा शिवपाल जी ने बयान दिया था सर, चाचा शिवपाल जी ने बयान दिया था कर्ज का, क्या उस पर? मैं ये नहीं पढ़ता ये चीज़ें। अच्छा सर, ये 24 की तैयारी को लेके क्या? 24 की तैयारी ये है, बीजेपी की तैयारी ये है कि विपक्ष को जेल भेज दो, झूठा फंसा दो, झूठा प्रोपेगेंडा कर दो। लेकिन एक उम्मीद जागी है बिहार से। बिहार में सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीजेपी का। एक घबराई हुई है बीजेपी। अगर हवा बिहार में ऐसी चलेगी तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी लोग तैयारी करेंगे, जिससे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। तो विपक्ष यहाँ भी एक हो सकता है, सपा बसपा के साथ आ सकते हैं क्या? समाजवादी पार्टी इस बार जो हमारे पास गठबंधन में साथी हैं, उनके साथ ही चुनाव लड़ेगी, कोई नया गठबंधन नहीं। नीतीश कुमार जी को आपका किस तरह से समर्थन? मैं उनको बधाई देता हूँ, तेजस्वी जी को बधाई देता हूँ कि दोनों ने आकर के कम से कम बिहार को और देश को बचाने की शुरुआत की है। नीतीश जी पे सहमति बनेगी सर पीएम से, अगर वो कोई प्रत्याशी घोषित? आप ही तय कर दो कौन बनेगा पीएम। पहले तो कह रहे आज रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित मोहल्ला सरफुद्दीनपुर में आगामी 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम तैयारी बैठक 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा की तैयारी बैठक में उपस्थित मंदिर के वरिष्ठ संरक्षक श्यामा प्रसाद शर्मा ने बताया कि हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा जी का जुलूस भव्य झांकी एवं प्रतिमा की स्वास्थ्य प्रारंभ होती है। इस अवसर पर जुलूस एवं झांकी का कार्यक्रम की जिम्मेदारी युवा समाज सेवी मौन विश्वकर्मा को दी गई और सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण अपनी जिम्मेदारी पूर्वक मंदिर के अध्यक्ष रामधन विश्वकर्मा, मंदिर महामंत्री डॉक्टर विनोद शर्मा एवं सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। जहानागंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कादीपुर वीरभद्रपुर शिक्षा क्षेत्र जहानागंज जनपद आजमगढ़ में स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों का बाल सुरक्षा और संरक्षण के मुद्दे पर अभिमुखीकरण किया गया। सबसे पहले रोजे संस्थान के बारे में तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में ब्लॉक कार्यकर्ता हरकेश विश्वकर्मा के द्वारा विस्तार से बताया गया कि स्कूल प्रबंधन समिति क्या है, विद्यालय में गठन के उद्देश्य क्या है, इसके और उनकी कार्य जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के संरक्षण और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर विस्तार चर्चा किया गया। इसके बाद बाल संरक्षण क्या है तथा बच्चों के अधिकार क्या है, गुड टच तथा बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया। प्रशिक्षक के द्वारा लैंगिक अपराधों से बच्चों को अधिनियम पास्को एक्ट 2012 के संबंध में प्रावधान और दंड के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आजमगढ़ की अतरौलिया नगर पंचायत में स्थित कन्या कंपोजिट विद्यालय की लगातार मिल रही शिकायत के बाद सोमवार को तहसीलदार बुढ़नपुर
रामानुज शुक्ला तथा खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर यादव जांच में पहुंचे। विद्यालय में जांच के दौरान उपस्थित बच्चों में मिड डे मील के बारे में पूछा गया तो कुछ बच्चों द्वारा बताया गया कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता, दोबारा मांगने पर उन्हें नहीं दिया जाता था तथा फल का वितरण कई हफ्तों से हुआ ही नहीं है और विद्यालय में मेन्यू के अनुसार खाना नहीं दिया जाता। कुछ बच्चों ने बैठने के लिए चटाई न मिलने की शिकायत की। एक बच्चा तो यहाँ तक कह दिया कि हमको पेट भर खाना नहीं मिलता, इसलिए मैं विद्यालय का खाना खाता ही नहीं हूँ और अपने घर से खाना लेकर आता हूँ। जांच के दौरान तहसीलदार द्वारा विद्यालय के ड्यूटी रजिस्टर की जांच की गई, रसोई घर आदि की भी जांच की गई। जांच के दौरान बच्चों ने दोनों अधिकारियों को जाते समय घेर लिया और अपनी अपनी समस्या बताई। तहसीलदार बूढ़नपुर ने बताया कि विद्यालय में काफ़ी अनियमितता पाई गई है। विद्यालय में साफ सफाई का अभाव है, फल का वितरण नहीं किया गया था, जिसके लिए तत्काल फल का वितरण कराने का आदेश दिया गया है। आइए सुनाते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालय के बच्चों ने क्या कुछ कहा। आकाश किस क्लास में पढ़ते हो? 7 बा। तो आज फल वितरण हुआ था? नो सर। नो सर। कितने दिनों से नहीं मिल रहा? करीब 2-3 हफ्ते। 2-3 हफ्ते फल नहीं मिल रहा है? यस सर। खाना पीना कैसा मिलता है? सर जी खाना तो मिलता है लेकिन सर जी उसमें जैसे सामान ज़्यादा नहीं रहता और पेट भर है। सर जी खाना हम नहीं खाते यहाँ का, प्लेट नहीं लाते हैं इसलिए। पेट भर खाना मिलता है? सर जी ये पहले लेते थे तो कम पड़ जाता था, अब सर जी नहीं खाते, प्लेट नहीं लाते हैं। जैसे कम पड़ने पर मांगने पर दोबारा मिलता है खाना? नो सर। नहीं देते हैं? नो सर। एक ही बार खाना मिलता है? यस सर, एक ही बार लेकर जाते हैं ताई लोग। जो सामान बचते हैं कुछ मसाले वसाले तो लेकर जाते हैं ताई। मसाला लेकर जाते हैं। खाना पेट भर मिलता है कि नहीं? नो सर, दोबारा माने पर नहीं मिलता। पहली बार जितना दे देते हैं पहली बार में क्या क्या देते हैं? सर जो बना रहता है वो दे देते हैं। रोटी क्या रोटी क्या मिलता है? चावल कितना मिलता है? 2 रोटी मिलती है और सब्जी दाल जो बना होता है मिलता है। यस सर। पेट भर खाना नहीं देते हैं। जैसे 2 रोटी के बाद तीसरी रोटी मांगने पर नहीं मिलता? नो सर। नहीं मिलता है क्या? एक टाइम मिल जाता है फिर दोबारा नहीं मिलता। दोबारा नहीं मिलता? जैसे एक बार में क्या क्या मिलता है? दाल चावल रोटी सब्जी। रोटी फिर दोबारा मांगने पर देते हैं? नो सर। क्या कहा जाता है? नहीं मिलेगा। नहीं मिले? फल मिला है आज? नो सर। फल मिला है? अभी नहीं मिलेगा। फल मिला है? नो सर। नहीं मिल रहा है? सर सर 4 नहीं मिल रहा है। सर कितना दिन से नहीं मिल रहा है? काफी दिन से फल नहीं मिल रहा? बार बार मांगना पड़ता है सर। चटाई के लिए। क्लास में पढ़ती हो? 8 में सर। चटाई नहीं मिलती है? नो सर। भोजन कैसे मिलता है? भोजन मिलता है फिर दोबारा मांगने के लिए। मिला? नो सर। सर आरोप नहीं लगा रहे? ये सब आरोप आपके विद्यालय पे लगा? विद्यालय नहीं पे नहीं लगा है। हम यहाँ पता चला कि आगे हर कमरे में पूछे हैं, बीच में भी आए हैं, किसी बच्चे ने नहीं बताया। यहाँ 2 शिक्षक राजनीति कर रहे हैं और हम ये BSS साहब के संज्ञान में है और वो जब तक राजनीति नहीं खत्म होगी तब तक ये समस्या रहेगी। रोज निकलेंगे बच्चे कि हमको खाना नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, वो नहीं मिला। सर वो तो आपके विद्यालय की नहीं तो हमारी जो व्यवस्था है वही तो हम बता रहे हैं। राजनीति हो रही है या विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है? हकीकत तो सर यहाँ पढ़ाई होना चाहिए, मगर आप स्वीकार करें कि राजनीति हो रहा है तो सर थोड़ा राजनीति के बारे में बता दीजिए कि क्यों? अब ये राजनीति के बारे में हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं माननीय BSS साहब जी, उनको बता दिए हमने, उनके संज्ञान में है और ये जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा विद्यालय डिस्टर्ब होगा। सर अभी आप विद्यालय से चंद कदम की दूरी पे रहते हैं? हम जी हाँ, चंद कदम की दूरी पर आपके ऑफिस है। आज आपने विद्यालय चेक किया सर, क्या क्या मिला? आज नहीं, हम तो कई दिन विद्यालय चेक किए हैं। मान लीजिए कई दिन आज तो मान लीजिए बाहर के आए थे। सर आप खुद बता रहे हैं कि हमने कई दिन विद्यालय चेक किया। कई दिन चेक करने के दौरान क्या क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सब कुछ सही है? अरे हम जब आपके हर क्लास में घूम रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के बारे में देख रहे हैं, टीचरों से पूछ रहे हैं, जो अनुपस्थित मिल रहा है उसका वेतन काट रहे हैं। हमको तो कुछ नहीं मिला कभी। जैसे सर जांच में सब कुछ सही है? हमको तो आज तक मिला भाई। हमारे सामने न तो कोई टीचर लाया, जो अनुपस्थित मिला उनका वेतन काटे हैं और जो न तो कोई टीचर हमारे सामने कोई समस्या अभी तक ले आया है कि नहीं साहब ये समस्या है, इनसे समस्या है, हमारे बच्चों को भरपेट नहीं मिलता है या बच्चों को पढ़ने को नहीं मिलता है। बच्चों से हम जाके, हाँ हमको यदि बाहर से कहीं से कोई सूचना मिली, हम कि साहब ये हो रहा है, जैसे आप लोग बताए, हम उसका संज्ञान लेके हम क्लास में गए कि साहब तो आप बच्चों को कोई दिक्कत, एक बच्चों से पूछे, आप बच्चों से पूछिए, क्या नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम जब यहाँ बैठ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है, गार्जियन हो या बच्चे, कभी हमसे कोई कहा हो सिंगल लाइए कि साहब ये हमसे ये दिक्कत है? सर अभी आपने कहा कि सिर्फ 2 बच्चे ऐसे मिले जो उन्होंने कहा कि हमारा पेट नहीं भरता। आप बता सकते हैं, अब हमको नहीं बताया। हमारे पास तो हमारे पास वीडियो है। अभी आपके सामने 2 बच्चों ने आप नहीं वो नहीं, देखिए खुल के नहीं कहा, हम तो कहे ना कि राजनीति हो रही है तो उसको आप तो सुने नहीं। हम जो जब उसी बच्चे को हम क्लास में पूछे तो वो बच्चा नहीं बताया और आज पता चला कि आप कह रहे हैं कि नहीं वो बच्चा ऐसे कह रहा है। तो हम तो ये मानते हैं कि बस खाली सिर्फ राजनीति और BSS साहब आए और
और यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक। आज सर किस चीज़ की शिकायत थी कि आप लोग और अधिकारी उच्च अधिकारी यहाँ जांच हाँ, आज तो ये शिकायत थी कि मतलब कि भोजन कम बन रहा है, ये तो शिकायत थी। क्या लगा आपको, आपने यहाँ जांच किया? देखिए हाँ, ये लगा कि जब हम लोग मौके पे पहुँचे, हम भी पहुँचे, हम तो उससे पहले आ गए थे, तो यहाँ लगा कि भोजन बन रहा था। हम जब गए वहाँ तो वो कहे कि नहीं साहब 45 किलो हम आटा बना रहे हैं, और गूँथ रही थी महिला। तो चूँकि जब वो गूँथ रही थी, खाना बन रहा था, तो उसको हम कैसे कह दें कि नहीं वो पूरा बन गया। भाई यदि उसको 55 किलो बनाना है, 55 किलो बनाना और खाना बन रहा है, तो अब तो वो तो बना ही रही है ना, तो इसको हम कैसे कह दें कि खाना कम बन रहा है। कितने बच्चे सर यहाँ पे हैं जिनका भोजन बन रहा है स्टेशन? आपने 470। 470। तो सर कुछ बच्चों लोग का आरोप है, जिसको हम लोगों को बयान दिया है कि भोजन हम लोग को देखिए यही तो फल नहीं मिलता। अच्छा ये बताइए, बच्चों का आरोप, यदि हम यहाँ रोज बैठ रहे हैं, ये भी नहीं कि हम कभी कभी आते हैं, तो बच्चों को यदि खाना आज नहीं, पहले नहीं मिला होगा, आज तो अभी खाना बटा ही नहीं, तो यदि पहले नहीं मिला तो वो हमसे जाके कह सकते थे कि सर देखिए हमारे यहाँ हमारी ये समस्या खाने में। कोई बच्चा, जबकि हम स्वयं आके पूछ रहे हैं, क्लास में घूम के पूछ रहे हैं, कोई बच्चा, एक सिंगल बच्चा नहीं कह रहा है कि साहब हमको ये दिक्कत है। आज भी जबकि हम क्लास में घुसे, मैडम कहीं आपके कहने का मतलब हमारे सामने इस तरीके से कोई शिकायत नहीं है भाई, सब कुछ सही। विश्व हिंदू परिषद के 98वें स्थापना दिवस पर आरंगगढ़ इकाई द्वारा दिनांक 23 अगस्त दिन मंगलवार को विशाल बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए प्रांत संयोजक बजरंग दल प्रांत एवं जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद आरंगगढ़ गौरव रघुवंशी ने बताया कि उक्त बाइक रैली में कार्यकर्ताओं समेत अनेकों संगठन सम्मिलित होंगे। यह बाइक रैली नगर के हरा के चुंगी सदर अस्पताल के ठीक सामने स्थित जीवनधारा गौशाला से दोपहर 12 बजे प्रस्थान करेगी। बाइक रैली जीवनधारा गौशाला हरा के चुंगी, मुकेरीगंज, पहाड़पुर, तकिया चौक, बड़ादेव, नगरपालिका, सिविल लाइन, नरौली, सिधारी, न्यायपुर, जयदोपुर, गांधी तिराहा होते हुए अग्रसेन चौराहा नगरपालिका पर पहुंचकर समाप्त होगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील किया कि रैली में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनावें। बताएं किस तरीके का आप लोग बाइक जुलूस निकाल रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है? विश्व हिंदू परिषद सन 1964 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर के आज तक जन्माष्टमी के अवसर पर एक हफ्ते का समय लेकर के संगठन द्वारा देश भर में अपनी सभी इकाइयों पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम धूमधाम से मनाए जाते हैं। हम लोग भी हर साल आर्यमगढ़ नगर में बाइक रैली एवं जनसभाओं का आयोजन करते हैं विभिन्न स्थानों पर। इसी निमित्त आर्यमगढ़ नगर में 23 अगस्त को प्रातः 12 बजे सदर अस्पताल के सामने जीवनधारा गौशाला से एक विशाल बाइक रैली प्रस्थान करेगी 12 बजे दोपहर में, और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए मुकेरीगंज, पहाड़पुर, पुरानी कोतवाली चौक, फिर नगर पालिका, नरौली, फिर सिधारी से फिर रैदोपुर से फिर गांधी तिराहा होते हुए नगर पालिका चौराहे पर आकर के समापन होगा। तो इस कार्यक्रम में हम आर्यमगढ़ नगर में और पूरे जनपद में निवास करने वाले सभी हिंदू भाइयों से आग्रह करेंगे, आप हमारे कार्यक्रम में, हमारी बाइक रैली में सम्मिलित हों और हमारे बाइक रैली को सफल बनाने का और अपने एकजुटता को, अपनी सामूहिक शक्ति को प्रदर्शित करने का यह अवसर है, और इस अवसर का लाभ उठाएं और हमारे संगठन को भी मजबूती मिलेगी और हिंदू समाज की एकता का प्रकटीकरण भी अच्छे से हो पाएगा। हल्दी पुलिस द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से लगभग 2 किलो गांजा बरामद किया गया है। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में अवैध रूप से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दी पुलिस को सफलता मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ थाना रसला जनपद बलिया पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है। आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर बस्ती में माध्यमिक शिक्षा संघ एकजुट ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र वर्मा तथा संगठन मंत्री ध्रुव नारायण ने संयुक्त रूप से कहा कि माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं को सरकार लगातार अनदेखी कर रही है, जिसके कारण विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं अध्यापन करने के बाद भी धरने पर बैठने के लिए विवश हैं। धरने में अटेवा के जिला अध्यक्ष तवाब अली ने संगठन के 16 सूत्रीय मांग जैसे नियमित शिक्षकों का लंबित वेतन भुगतान, अवशेषों का भुगतान, लंबित चयन वेतनमानी बहाली, पुरानी पेंशन बहाली, माध्यमिक विद्यालयों का राज्यीकरण, कैशलेस चिकित्सा कार्यालय में सिटीजन चार्टर तथा पदोन्नति से संबंधित प्रकरण को पढ़कर सुनाया तथा एकजुट के जिला अध्यक्ष अजय वर्मा ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन DIOS को सौंपा। शिक्षक है, उनकी समस्या को लेकर के मैंने जिनसे वार्ता की, उन्होंने बुलाया था
उन्होंने कहा कि मैं भी पेंशन के लिए, और ये लड़ाई और चल रही है आप लोग। मुझे लगता है कि सरकार का जो है प्रेशर है, और जिसकी वजह से ये जो शिक्षक सेवारत हैं उन लोगों का वेतन बाधित किया जा रहा है। मैंने प्रयास किया था, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से बात भी किया था, आप लोग संज्ञान में होगा, कुछ हो सकता है रास्ते निकले हो, लेकिन इसके लिए बृहद आंदोलन करने की आवश्यकता है। और जब तक ये नहीं होगा, ये जालिम सरकार है, ये सुनने वाली नहीं। आप जिला निरीक्षक जी बैठे हैं, मुझे सरकार के खिलाफ बहुत नहीं बोलना, लेकिन इतना है क्योंकि आप मंच पे हैं, आपकी ये गरिमा है, आप हम लोग के संरक्षक हैं, लेकिन इतना है कि ये सरकार शिक्षा को निजीकरण के रास्ते पे ले जा रही है। और आने वाले दिनों में अगर आप लोगों के द्वारा संघर्ष की रणनीति नहीं बनाई गई, शिक्षा को राष्ट्रीयकरण के रास्ते पर लेकर चलने की योजना नहीं बनाई गई, तो बहुत दिन कठिन होने वाले हैं। पेंशन कभी चर्चा होती थी 1 अप्रैल 2005 के बाद कि आप लोगों को नहीं मिलेगा। मेरे घर में बहुत सारे लोग परिवार के शिक्षक हैं जो हम लोग के पिताजी किस श्रेणी में थे, वो सब पेंशन वाले हैं, लेकिन जो बाद में 2005 के हैं वो लोग पेंशन नहीं। चर्चा